मेरी आकांक्षा ये है कि झारखंड के लिए जीऊँ, झारखंड के लिए मरूं, झारखंड के लिए कुछ बेहतर करूं। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने दोस्त से एक गाड़ी लूँगा और उसमें मैं बोर्ड लगा करके लिखूँगा कि यह गाड़ी मेरे दोस्त ने मुझे चलने के लिए 5 साल के लिए दिया है। वो संगठन पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक गया। वो संगठन क्या करता है, मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, वो संगठन कंपनियों से पैसे वसूली का काम करता है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, मैट्रिक का एग्जाम को लेकर सुबह झारखंड में सियासत तेज है। आसू सहित दूसरे राजनीतिक दलों का मानना है कि जो 10वीं का एग्जाम हुआ उसमें परीक्षा पत्र लीक हुआ। परीक्षा के एग्जाम से 2 दिन पहले ही वो प्रश्न पत्र जो थे व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहे थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो जांच के बाद ही आएगा, लेकिन विभिन्न पार्टियों की तरह आंसू के निशाने पर भी मौजूदा सरकार है। इस वक्त हमारे साथ हैं संजय मेहता जी। तो संजय मेहता जी से प्रश्न पेपर लीक का मामला है उस पर तो विचार करेंगे, इसके साथ ही झारखंड के संदर्भ में जो दूसरे मुद्दे हैं उस पर भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। तो संजय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत भारत मित्र के चैनल पर एक बार फिर से। भारत मित्र के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है और बहुत आभार कि आप लोग लगातार हम लोगों की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रश्न पेपर लीक को इतना बड़ा मुद्दा जो आप लोग बना रहे हैं, ये तो समान सी बात है। आप बगल के यूपी में देख लीजिए, जहाँ जोगी जी की सरकार है, कितने पेपर लीक हुए, और वहां आपके गठबंधन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वहां तो रुकवा लेते हैं। जो यहाँ अबुआ सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। नहीं, ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। देखिए, हम जिस राज्य के भीतर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जिस राज्य के अंदर हम अपने उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर रहे हैं जनता के लिए, वहां के लिए हम उत्तरदायी हैं निश्चित तौर पर। और हम ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। लगभग 8 लाख बच्चे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लिख रहे हैं। लगभग 4,34,000 बच्चे मैट्रिक की परीक्षा लिख रहे हैं। ये 4,34,000 बच्चे आने वाले भविष्य में झारखंड का भविष्य तय करेंगे। वो झारखंड का भविष्य है। और आज की तारीख में वे बच्चे जिनको नहीं पता है कि पेपर लीक क्या होता है, जिनको नहीं पता है सेटिंग गेटिंग क्या होता है, सिंडिकेट किसको कहते हैं, कौन लोग हैं, पेपर लीक माफिया कौन है, उनको इन सब चीजों से परिचय करा जा रहा है। तो एक व्यवस्था के प्रति क्या भाव उत्पन्न होगा उनके मनोविज्ञान में, इस बात को समझिए। अभी जिंदगी की जो शुरुआत जी है, जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है मैट्रिक की। जी जी जी। इसी मैट्रिक परीक्षा से उसके सामने करप्शन का तस्वीर उभरती है। हाँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा नौजवान जो अभी 10वीं की परीक्षा को लिख रहा है, वो अपने करियर की शुरुआत करेगा, उसको शुरुआत में ही आप इन सब चीजों में चंगुल में फंसा रहे हैं। उसके करियर को एक तरीके से आप दाग लगा रहे हैं। दाग कैसे लगा रहे हैं? इन फ्यूचर जब वो कहीं पे नौकरी करने जाएगा, उसके प्रश्न पत्र उनके जब मार्कशीट का जब जांच होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो पता चलेगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल का बच्चा है। तो उसको एक हे दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि अच्छा, इन लोगों का तो पेपर लीक होता है, हो सकता है जैसे तैसे पास कर गया होगा। एक छात्र के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है ना इन फ्यूचर, क्योंकि जो धारणा बनती है, धारणा को किसी रूल और रेगुलेशन से तो आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो धारणा तो ये विकसित हो गई, तो ये तो एक बड़ा प्रश्न हुआ कि चलिए दूरगामी इसका जो प्रभाव होगा। लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर बच्चे मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएंगे, परेशान होंगे, वो रात दिन जग रहे हैं, आप पेपर लीक कर दे रहे हैं। पिछली बार पेपर लीक हुआ जैसे सीजीएल का कुछ नहीं हुआ, वहां पर पूरा केस एफआईआर सब कुछ हुआ, लेकिन जांच में कुछ सामने नहीं आया। कौन सिंडिकेट है, क्या है? आप ये बताइए कि परीक्षा कौन कंडक्ट कराती है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल किसका भाग है? झारखंड सरकार का। झारखंड सरकार जब परीक्षा आयोजित कराती है तो तमाम जिलों में प्रश्न भेजती है, प्रश्न पत्र भेजती है। प्रश्न पत्र जाता है आपके बैंकों के माध्यम से, ट्रेजरी के माध्यम से। सरकार की सुरक्षा में गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है। वहाँ दंडाधिकारी नियुक्त होते हैं, वहाँ के अनुमंडल अधिकारी हो गए, चाहे वहाँ के डीएसपी हो गए, चाहे वहाँ के सीओ है, बीडीओ है, सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। सब परीक्षा सेंटर पर जाकर के चेक करते हैं। प्रश्न पत्र को सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया जाता है स्कूल में। फिर लीक कौन करा रहा है? इसका मतलब सिस्टम में कोई बैठा हुआ आदमी है जो लीक करा रहा है। हो सकता है आपका एलिगेशन अपनी जगह सही है। मैं सिर्फ इसकी ओर इशारा करना चाहता हूँ कि यही अबुआ सरकार ने क्वेश्चन पेपर लीक मामले में कानून बनाया था। 10 लाख की सजा, 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। करोड़ जुर्माना। कहाँ गया वो कानून? आप लोग तो मजाक उड़ा रहे थे उस कानून का ना।
आज तो जरूरत पड़ेगी उस कानून की ना। नहीं नहीं, तो जरूरत पड़ी तो आप दिखाइए ना कि वो कितना इंप्लीमेंट कर रहा है, इन्फोर्स कहाँ कर रहा है। आपकी जो इन्फोर्समेंट बॉडी है वो कहाँ है? इन्फोर्समेंट बॉडी कौन है? आपका पुलिस, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो इस रूल को इन्फोर्स कराएगी। तो आपका जो रूल बना, जो कानून बना, वो धरातल पर उतर नहीं रहा है। कागज के तौर पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो पड़ा हुआ है आपके पास, आपने कोई भी एक कार्रवाई उससे करके नहीं दिखाई। तो मेरा कहना यह है कि जब अगर आपने कानून बनाया था पेपर लीक का, तो आप इसको फिर साबित करके दिखाइए कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपका पेपर लीक हो जा रहा है मैट्रिक का, आज तक हमने नहीं सुना कभी मैट्रिक का पेपर लीक होता है। ये बोर्ड का पेपर लीक करा रहे हैं आप लोग। कितना मतलब निम्न स्तर का, घटिया स्तर का काम ये सरकार कर रही है और नौकरशाह कर रहे हैं। ये बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया है एक राज्य के प्रति। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस कानून की कल तक आप लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज उस कानून का कड़े इम्प्लीमेंटेशन की आप लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, मजाक हम लोगों ने कभी नहीं उड़ाया। हम लोगों ने सिर्फ यही बात कहा है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाए। दूसरा, सरकार ये सुनिश्चित करे कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होना ही क्यों है? आप इसको सुनिश्चित करिए कि पेपर लीक नहीं हो। ऐसा तो नहीं है कि एक साधारण से पेपर लीक मामले को सामने लाकर अब पूरे झारखंड का और झारखंड गवर्नमेंट का जो तस्वीर है उसे साधारण पेपर लीक कैसे हो सकता है? पत्रकार महोदय जी, आप ये बताइए, ये पेपर लीक साधारण हो ही नहीं सकता है। 4.5 लाख बच्चे जहां पर परीक्षा लिख रहे हैं, जहां पर पूरा सरकार का प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। अभी जब पेपर लीक की सूचना आई तो सरकार की हाई लेवल मीटिंग हुई। क्या शिक्षा मंत्री का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या जैक के अध्यक्ष का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? क्या ये जिम्मेवार नहीं है? क्या नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? आप किनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? सीएम हेमंत या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जैक के अध्यक्ष इस्तीफा दें, ये उनकी जिम्मेवारी थी। जो अपने उत्तरदायित्व को, जो अपने अकाउंटेबिलिटी को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग कुर्सी पर नहीं बैठे रहने चाहिए। जैक अध्यक्ष आए हुए हम समझते हैं कि 10 दिन भी नहीं हुए। ठीक है, तो दाग तो लग गया उनके करियर पर। उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी और आने वाले भविष्य में इस तरह से कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक दिन पहले वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक बातें हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि लीक हुआ है, हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। अच्छा, इस सरकार से पारदर्शिता की मांग तो आप लोग खूब करते हैं। एक पारदर्शिता आपके अतीत की पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। मेरा इशारा टाइगर जयराम महतो। तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्या? नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं, निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर एक पूर्व सहयोगी के नाते, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपका ये ड्यूटी है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो चल रहा है और वे अपने जो बोलते कुछ और करते कुछ है, जो डबल स्टैंडर्ड राजनीतिक पार्टियों की है, उस पर भी अपनी राय। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। कल तक आप और जयराम महतो दोनों ही पॉलिटिक्स, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स सभी में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे और यह ट्रांसपेरेंसी युवाओं में एक सपना भी दिखला रहा था, पर उस सपने की कत्ल अब तब होती नजर आती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जयराम महतो ने कहा था कि अपनी सैलरी का 2/3 हिस्सा, माने 75% जो आय है वो यहाँ की जनता के बीच लगा दूंगा। लाइब्रेरी बनेंगे, युवाओं को दिया जाएगा, एक बेहतर झारखंड का सपने की शुरुआत की जाएगी ताकि राजनीति में शुचिता बनी रहे, राजनीतिक आदर्श हो। पर हुआ क्या? नहीं तो पहले विधायक बनते ही 21 लाख या 22 लाख की गाड़ी खरीदते हैं हुजूर। और अब सवाल ये है कि हम लोग भी एक पत्रकारिता करते हैं, ये जो मोबाइल सामने है खरीदने के लिए भी महीने की सैलरी देखनी पड़ती है 2000-3000 के लिए। आखिर ये राजनीति में पैसा आता कहाँ से है? मैं जयराम महतो की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, ये राजनीति में पैसा आता कहाँ से है? नहीं देखिए, क्या संजय मेहता का भी आकांक्षा यही है? नहीं, मेरी आकांक्षा ये है कि झारखंड के लिए जीऊं, झारखंड के लिए मरूं, झारखंड के लिए कुछ बेहतर करूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो राजनीतिक जीवन में आप शुचिता की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस बात से पूरा मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आपने कुछ कहा है तो उस बात पर आपको टिके रहना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने दोस्त से एक गाड़ी लूंगा और उसमें मैं बोर्ड लगा करके लिखूंगा कि यह गाड़ी मेरे दोस्त ने मुझे चलने के लिए 5 साल के लिए दिया है। और मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि फिर उन्होंने शायद कोई गाड़ी वाड़ी खरीदी है।
दूसरी बात शायद उन्होंने कही थी कि मैं कोई टीए नहीं लूंगा। अब इस बात पर लोग मुझे ट्रोल करने लगे हैं, जबकि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, उनके ही बात को सिर्फ मैंने दोहरा दिया कैमरे पे कि उन्होंने कहा कि टीए नहीं लूंगा, एक ऐसी गाड़ी रहेगी जिसपे एक बोर्ड लगा रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि यह दोस्त ने मुझे 5 साल के लिए चलने के लिए दिया है, और नई चमचमाती हुई गाड़ी एकदम सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चलने लगती है। इसका मतलब यह है कि ईमानदारी तभी तक है जब तक आपको अवसर नहीं मिला। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण जब तक अवसर नहीं मिला था आप ईमानदार थे। अवसर मिलने के साथ ही आपकी ईमानदारी की तिलांजलि दे दी गई, आपने खुद से दे दिया, खुद से उस अपनी ईमानदारी को दफन कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, वो धन दौलत ऐशो आराम विलासिता पैसा देखने के बाद आपका डगमगा जा रहा है, और जैसे ही आपको अवसर मिला आपने विलासिता की तरफ पहला कदम बढ़ाया। ये मानते हैं आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि आपने क्या खरीदा है, कितना का खरीदा है, क्या चीज खरीदा है, किस लिए खरीदा है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि तब तक जब तक अवसर नहीं मिला था आपने खुद को ईमानदार बनाए रखा। इसका मतलब ये है कि बाय हार्ट आप ईमानदार नहीं थे, अवसर नहीं था इसलिए ईमानदार दिखने की कोशिश कर रहे थे। आपको अवसर मिला, आपने विलासिता की तरफ पहला कदम बढ़ाया और अपने ही बात को दफन किया अपने जमीन के अंदर कि मैं भाड़े की गाड़ी से चलूंगा, दोस्त की गाड़ी से चलूंगा, टीए नहीं लूंगा, और फिर आपने इस तरह की चीज करी और गाड़ी खरीदी। तो आपके दोस्त ने सिद्धांतों के साथ दगाबाजी कर दी। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी बातें ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रही है। अब लोग कहेंगे कि कोई बहुत कुछ खरीदा है, किसी ने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया है, किसी ने BMW खरीद लिया है, आप लोग एक स्कॉर्पियो पे चिल्ला रहे हैं, आप लोग जो है सो सिर्फ एक आदमी पर नजर रखते हैं। भाई वो बात नहीं है। आपने कहा था कि हम नए आदर्श मूल्य सिद्धांत स्थापित करेंगे, यही से शुरुआत होती है। दूसरे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उससे अपेक्षा या उससे लोगों को उसी भीड़ में आना है। तो फिर है ही सब ठीक है। संजय मेहता जयराम महतो पर निशाना इसलिए साधा जाता है कि आप लोग ने एक सपना दिखलाया। तो मैंने, अगर मेरे सार्वजनिक जीवन में ऐसा कुछ दिखेगा कि मैंने नैतिकता को तिलांजलि दे दी, मैंने कहीं से कुछ अलग अनैतिक तरीके से कुछ उपार्जन किया है, तो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से मैं संन्यास ले लूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि संजय मेहता अभी भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी में घूम रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है। नहीं, मुझे अगर अवसर मिलेगा भी तो मैं इस बात को साबित करके दिखाऊंगा, इस बात को मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूँ। एक चीज बताइए कि ये तो जयराम महतो भारत के कम से कम इकलौते उदाहरण नहीं है। इसी वादा, इसी प्रोमिस, इसी सपने के साथ अरविंद केजरीवाल भी आए थे, और शीश महल का प्रकरण भी हम आप लोगों ने देखा। तो जनता ने परिणाम भी दिखाया। शीश महल तो आपका इशारा क्या है कि जनता परिणाम दिखलाएगी? जनता मूल्यांकन करती है। जनता ये मूल्यांकन करती है कि आप कर क्या रहे हैं। जनता ये मूल्यांकन करती है कि आप अपने बातों पर कितने टिके हुए। जनता ये मूल्यांकन करती है कि आप क्या थे और क्या हो गए, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो इस बात को समझिए, जनता सब कुछ समझती है, जनता बहुत तेज है, और मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। जनता तेज होती, यदि जनता तेज होती तो कहीं अरविंद केजरीवाल, कहीं जयराम महतो, कहीं कोई और से ठगी नहीं जाती। नहीं, जनता भावुक होती है। जनता उम्मीदों के दृष्टिकोण से किसी में अपना सपना देखने लगती है कि ये व्यक्ति हमारा सपना पूरा कर सकता है। और जब हम कोई मैसेज डिलीवर करते हैं सपनों के साथ, आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ, और उनको एक सपना दिखाते हैं कि हम आपके लिए एक बेहतर कल लेकर के आएंगे, तो एक पीड़ित व्यक्ति जो वेदना में है, जो पीड़ा में है, जो सिस्टम से मारा हुआ है, जो भ्रष्टाचार से परेशान है, वो एक उम्मीद की लौ देखता है। और जब आप उस उम्मीद को दफन करते हैं तो जनता को यहाँ पर आह लगती है, और वो आह फिर ईवीएम में जाकर के परिणाम के तौर पर बदलता है, और फिर जनता सख्ता तख्ता पलट। जयराम महतो तैयार रहे हैं ईवीएम के लिए, वो तो जनता मूल्यांकन करेगी आने वाले वक्त में। जयराम महतो का एक और वादा था, सब उनके बारे में हमसे ही पूछना चाहते हैं। अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर कहीं एक धूप जमीन नहीं खरीदूंगा। देखना होगा आने वाले दिनों में कहां कितने फ्लैट और कितने प्लॉट खरीदे जाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था, नहीं कहा था, ये
उस अच्छा, कहा घोषणा के हिस्सेदार आप भी थे, इसलिए मैं सवाल दाग रहा हूं। जिस समय वो ये घोषणा कर रहे थे, आप कंधे से कंधा लगा करके जयराम के सपनों को जनता तक पहुंचा रहे थे। हाँ यदि जयराम महतो दगाबाजी करते हैं तो उसका जिम्मेवार सिर्फ जयराम महतो नहीं होगा, वो संजय मेहता भी होगा। नहीं, देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत किए गए वादों के लिए और मैं जब तक उस संगठन के अंदर था, उस वक्त, उस टाइम पीरियड के लिए, उस संगठन की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी था। जब मैं उस संगठन से अलग हो गया तो उस संगठन की गतिविधियों के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हो सकता हूं। मैं उत्तरदायी हूं अब अपने संगठन के लिए जहां मैं काम कर रहा हूं। दूसरी बात, आप इतना तो स्वीकारेंगे ना कि सपनों की मौत हुई। सपनों की मौत नहीं हुई है। हम सपना वो जो पूरा करना चाहते हैं झारखंडी जनमानस का, वो इस प्लेटफॉर्म से करेंगे। आजसू झारखंडी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा राजनीतिक दल है और आजसू ने झारखंड को अलग कराया है। देखिए, मैं आजसू में क्यों आया, मैंने देखा कि जिन सपनों और उम्मीदों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे, वो संगठन पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक गया। वो संगठन क्या करता है, मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, वो संगठन कंपनियों से पैसे वसूली का काम करता है। एक सिंडिकेट है वहां पर, एक ग्रुप है। आप जिस नेता का नाम ले रहे हैं उसके आसपास, उसके बीच में कुछ लोग रहते हैं जिनके पास कुछ गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां विभिन्न कंपनियों के दरवाजे तक जाती हैं। CSR का बहाना बना करके या तमाम तरह का बहाना बना करके, धरना प्रदर्शन करके, जो आपने एक बीच में मामला देखा था कि एक महिला ने कहा कि हम धरना देने गए, फिर हमको धरना से उठा दिया गया, फोन आया कि आप उठ जाइए, कंपनी वालों से बात हो गई है। तो इस तरह की चीजें वहां पर चलती हैं। मैं इसके लिए नहीं आया था राजनीति में सर, मैं मार भात खा लूंगा, जिंदगी जमीन पर सो करके जयराम महतो भी सो के देवेंद्र महतो भी खाते सो के गुजार लूंगा, लेकिन मैं ये इस तरह के अनैतिक काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं उस संगठन से इसलिए अलग हो गया कि वो संगठन पूरे तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील होकर के धन उपार्जन में लग गया। तो उन लोगों का एकमात्र उद्देश्य अभी है, पता नहीं भविष्य में फिर क्या करेंगे, अभी फिलहाल ये है कि किसी तरीके से धन का उपार्जन करना है। अभी आप जाइए डुमरी के इलाके में, हाईवे के इलाके में, आपको सब पता चलेगा कि कहां पर क्या चल रहा है। पार्टी चलानी है तो संसाधन तो लाना पड़ेगा ना। तो अगर आपको लगता है कि यही लूट खसोट, रंगदारी, लेवी यही राजनीति का पैटर्न है, तो आप करिए। मेरे लिए राजनीति विचारधारा, नैतिकता, बदलाव, नीति, इसके लिए मैंने राजनीति को चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, अपने